नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना की बात होती है और यह भी कहा जाता है जातीय जनगणना अगर हो जाएगी तो लोगों को अपनी एक तरीके से जो जनसंख्या है वही ही नहीं पता चलेगी बल्कि प्रतिनिधित्व कितना है सरकारी संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, यह भी पता चल जाएगा। हमारे साथ लालजीत चौहान जी हैं जो लुनिया समाज से हैं और कहा जाता है लुनिया समाज सभी राजनीतिक दलों के साथ रहा है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या कहा जा सकता है आज भारतीय जनता पार्टी में लुनिया बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लुनिया समाज कभी विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाया। आप 1975 में पीएचडी बीएचयू से किए थे और बीएचयू कर रहे थे, ठीक है? हाँ, 1975 में बीएचयू से पीएचडी आपने ज्वाइन की और इसके साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में उसके पहले से ही शामिल रहे, 1972-73 से ही, और एक लंबा दौर रहा जब तमाम मुद्दों पर आपकी समझ है और उसको लेकर के आप बोलते भी रहे हैं। लेकिन विकास की मुख्यधारा से आप कहीं पीछे छूट गए। हम आपसे जानना भी चाहेंगे, एक चंद्रजीत यादव का नाम आता है, उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि चंद्रजीत यादव की बात अगर ना हो तो ऐसा लगता है कि वाकई में हाशिए के समाज की बात और प्रतिनिधित्व की बात अधूरी रह जाती है। सर, क्या वजह है कि आप लोग लुनिया समाज से आते हैं, इसके बाद भी आप लोग सियासी तौर पर साउंडफुल नहीं हो पा रहे हैं, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? ऐसा है, हमारे लुनिया समाज में पढ़ाई लिखाई की बहुत कमी है। ज़्यादातर खेतिहर मजदूर हैं, अधिकांश जो है बाहर जाकर के काम करते हैं, धंधा करते हैं। उनके अंदर राजनीतिक सोच समझ है ही नहीं है, ये भावना में आकर के वोट देते हैं। शुरुआत में चूँकि देश आज़ाद हुआ, कुछ नहीं था तो कांग्रेस के साथ थे। ये बगैर जाने बूझे कि हमको कुछ कांग्रेस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारे कितने एमएलए एमपी कांग्रेस ने दिए कि नहीं दिए। बाद में जनसंघ ने धार्मिक पुट लेकर के जब पदार्पण किया राजनीति में पहली बार, तो बहुत कुछ धार्मिकता के आधार पर उनका शोषण करके मानसिक शोषण हुआ उनका, वो काफ़ी कुछ चले गए जनसंघ के साथ। उसके बाद पिछड़े वर्ग का आंदोलन शुरू हुआ चौधरी साहब के नेतृत्व में। तो अधिकांश जो थे उसमें जिनके अंदर पिछड़े वर्ग की बोध की भावना थी, वे बीकेडी के साथ या रालोद के साथ या जनता दल के साथ जाना शुरू किए। बाद में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब काशीराम ने 85 और 15 का नारा दिया, तो उसमें से करीब 75% क्या 60-70% चौहान जो है काशीराम के उस आवाज़ से प्रभावित हुआ कि ये पिछड़ों का और दलितों का मिला करके 85% की आबादी का यह देश है और हमारी शासन सत्ता में भागीदारी नहीं है, सरकारी नौकरियों में नहीं है, एमएलए एमपी नहीं है, हमारे पास उद्योग धंधे नहीं हैं। इस नाते वे लोग काशीराम जी की तरफ मुड़े। परंपरागत तौर जो पहले कांग्रेस को देते थे, बीकेडी को देते थे, बीएलडी को देते थे, उससे हट करके काशीराम जी की तरफ मुड़े। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि काशीराम जी के ज़माने में ही जब ये 85-15 का नारा चला तो पहला चौहान यहाँ का सैदपुर से विधायक हुआ लालजी चौहान, वो मंत्री बनाए गए कैबिनेट में। इसके पहले 1984 में लोनिया बिरादरी का पहला विधायक उत्तर प्रदेश में होता है, वो भी 1984 में दलित मजदूर किसान पार्टी जो थी उसके नेता थे पिछड़ी जात के मुलायम सिंह यादव वगैरह, उन लोगों ने टिकट दिया था। और इसके पहले कोई चौहान 52 से लेकर के 84 तक एक भी चौहान, जबकि कम से कम नहीं कुछ तो 1 से लेकर 1.5% तक की आबादी, 2% तक की आबादी होगी, उस हिसाब से मेरा कम से कम 8 सीटों का उत्तर प्रदेश में हिसाब बनता है। और 52 से लेकर 84 तक आश्चर्य है कि एक भी चौहान विधायक नहीं हुआ, एमपी नहीं हुआ, एमएलए नहीं हुआ। सन 84 में पहला विधायक फागू चौहान होते हैं। उसके बाद 84 के बाद 89 में वो हारते हैं, 91 में फिर 89 में वो जीतते हैं, 91 में हारते हैं, 93 में फिर होते हैं वो। और लालजीत चौहान जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो लालजीत चौहान को 93 में टिकट मिला और लालजीत चौहान सैदपुर से बसपा से टिकट पाए। और काशीराम ने निश्चित तौर पर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उस भावना को पूरा किया कि इनको भी सत्ता में भागीदार होना चाहिए। मुझे याद है बसपा के एक नेता ने मुझसे बाद में कहा, जब कांग्रेस बसपा का समझौता हुआ चुनाव में 96 में, तो हमारी बसपा के नेताओं से भी नज़दीकी बढ़ी। तो उस समय बसपा के नेता थे बलिहारी बाबू। जब लालजीत चौहान और प्रजापति और विश्वकर्मा और पाल सरकारी गाड़ी पर बैठ के शपथ लेके जाने लगे तो काशीराम ने कहा कि बलिहारी देख रहे हो, आज मेरा चौहान, आज मेरा पाल, आज मेरा प्रजापति भी जो है
सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती पर चढ़ करके जा रहा है। और यही दिन देखने के लिए मैंने इस संगठन की स्थापना की थी, बहुजन समाज की। और उसके बाद तब अन्य दलों ने ये सोचना शुरू किया कि इनको कुछ हिस्सेदारी दी जाए, की जाए। बाद में काशीराम जी के देहावसान के बाद या उनकी राजनीतिक पकड़ कमज़ोर पड़ने के बाद दलितों को, पिछड़ों को ये लगा कि बहन मायावती जी तो फिर उसी पुराने ढर्रे पर जा रहे हैं। ठीक है, बहन मायावती जी की हम चर्चा बाद में कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका लुनिया समाज बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा है, फिर भी भलाई क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं हो पा रही कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको धार्मिक उन्माद के सहारे हिंदुत्व के नाम पर, चूंकि ये चौहान लिखते हैं, पृथ्वीराज चौहान से अपना नाता जोड़ते हैं, क्षत्रिय समाज से अपना नाता जोड़ते हैं, जबकि समाज में यथार्थ में कुछ नहीं है। समाज में बगल के गांव का क्षत्रिय जो है, इन्हें लोनिया ही समझता है। और ये शादी और विवाह और रिश्ते तो कायम करने की दूर की बात है, लेकिन ये अपने दिमागी तौर पर अपने आप को वही समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और देश के नाम पर इनकी भावनाओं को उबाल मिला करके इनको अपने साथ जोड़ लिया है। और जबकि सच्चाई ये है कि आज भी सिर्फ एक विधायक ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी में है। 2 विधायक थे, एक घोसी से थे, जिनका फागूराम जी जब गवर्नर हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो उनकी सीट चौहान को न दे करके वहाँ पर एक भर को दे दिया। और दारा सिंह चौहान जो पहले बसपा से राज्यसभा हुए थे, बाद में सपा में गए, राज्यसभा हुए, बाद में कांग्रेस में गए, नहीं कुछ हुए, फिर बाद में बसपा में गए, बसपा से एमपी हुए, फिर बाद बसपा से एमपी हारे 2014 में, तो फिर वो भाजपा में गए, तो भाजपा ने उनको वहाँ टिकट दिया एमएलए का, और वो आज वो अकेले वही एक मंत्री हैं। जो स्थिति चौहान समाज की पहले थी राजनीतिक सहभागिता में विभिन्न पदों पर, वही स्थिति आज भी है। अच्छा, ये बताइए, आपने लगभग 6 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, कमलापत त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्रा और एनडी तिवारी, इन सब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को आपने देखा। आप लोनिया समाज से थे, आप राजनीति की मुख्यधारा की नाव पर क्यों नहीं चढ़ पाए? उस समय तक जब मैंने होश संभाला तो न तो पिछड़े वर्ग के आंदोलन करने वाली कोई पार्टी थी। बीजेटी का जन्म 67-68 के बाद हुआ है। बसपा का जन्म जो है बहुत बाद में हुआ है। कांग्रेस के विरोध में उस समय केवल जनसंघ हुआ करती थी, जिसका आज भाजपा के रूप में उदय हुआ है। तो मैं पढ़ते समय ये मैं जानता था कि इस देश का विकास जनसंघ के बजाय कांग्रेस की नीतियों से ज़्यादा संभव है, क्योंकि वो समन्वयवादी है, अतिवादी नहीं है और धार्मिक कट्टरता नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जातियों का सम्मान करती है। इस नाते मैं जनसंघ की अपेक्षा उस समय कांग्रेस से जुड़ना ज़्यादा उचित समझा, और तब तक भावनात्मक रूप से मैं उससे अटैच हो गया और मैं उससे जुड़ा रहा। और ये आंदोलन तो सब आकर के 67-68 के बाद शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बीकेडी जब बनी है तब पिछड़ा वर्ग का नारा चौधरी साहब ने दिया। चौधरी साहब भी पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस में से असंतुष्ट होकर के चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए गए। तमाम योग्यता के बाद जमींदारी विनाश कानून चौधरी साहब की ये देन है, जो तमाम लोग आज किसान हो गए गाँव में, उसी जमींदारी इवोल्यूशन एक्ट के तहत जिनको सिकमी मिली, सारी बात हुई। जब से चौधरी साहब अलग हुए तब से उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की राजनीति शुरू हुई और वो कुछ दिन चलती रही। बाद में जब काशीराम जी का आंदोलन हुआ तब उन्होंने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबको लेकर के राजनीति शुरू किया। मैं तब तक कांग्रेस से जुड़ चुका था, भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था। यही ये बताइए, काशीराम साहब के उस आंदोलन को आप कितना जरूरी मानते हैं, जो और कितना बदलाव आया? मैं जरूरी नहीं मानता, मैं आज भी मानता हूँ। मुझे अफसोस होता है कि काशीराम ने, देखिए, देश किसी सीमा रेखा से, किसी नक्शे से देश नहीं बनता। देश बनता है उसमें रहने वाली तमाम जातियों, तमाम धर्मों के लोगों से, तमाम गरीबों, मजदूरों जो उस देश में रहते हैं, उनसे देश बनता है। हमें उनकी सामाजिक दूरी को कम करना है, सामाजिक विषमता को कम करना है। अगर हम उनका ख्याल न करके केवल जमीन पर खींचा हुआ एक नक्शा देश नहीं होता। काशीराम ने यही किया था कि अब तक सत्ता की मलाई का लाभ कुछ लोगों को मिला, सारे लोगों को नहीं मिला। दलित आंदोलन, दलित रिजर्वेशन लागू होने के बाद भी जितने दलितों को सर्विसों में होना चाहिए था उतने नहीं थे। तो दलित तो पा गया अम्बेडकर जी के प्रयास का लाभ, संविधान का।
और 50-54% की आबादी का ये पिछड़ा वर्ग, इसके लिए तो कुछ नहीं था। इसकी शुरुआत जो है काशीराम ने शुरू की, बीपी सिंह के ज़माने में शुरू हुई, मंडल कमीशन से शुरू हुई, तो इनको भागीदारी, सत्ता में भागीदारी मिलना शुरू हुई। तो काशीराम जी का आंदोलन जो था वो देश के गरीबों के, देश के दलितों के, देश के अल्पसंख्यकों के, देश के विकास के हित में था, किसी के विरोध में नहीं था, किसी का हक नहीं मारना चाहते थे, सबको सबका हक दिलवाना चाहते थे। आपके लोनिया समाज में किसी के घर पर मंडल की तस्वीर, बीपी सिंह की तस्वीर आपको दिखती है? जी बिल्कुल नहीं दिखती, बिल्कुल नहीं दिखती। मैंने बता दिया कि हमारा लोनिया समाज सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा है और इसको राजनीतिक समझदारी नहीं है। लहर के साथ, बहाव के साथ ये वोट करता है, इसकी अपनी बहुत ज़्यादा सोच नहीं है। इसके जितने भी नेता भी आप पाएंगे, शायद मैं शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस में पड़ा रह गया, बाकी अधिकांश जितने नेता आप पाएंगे, चाहे आज वो भाजपा में हो चाहे जहाँ भी हो, वो सब कहीं न कहीं तमाम दलों से 4 साल इस दल में, 6 साल उस दल में, 10 साल उस दल में, 3 साल उस दल में, 5 साल उस दल में, वो सिद्धांत के साथ, मुझे लगता है सिद्धांतों के प्रति उनकी उतनी प्रतिबद्धता नहीं थी जितनी अवसर के साथ प्रतिबद्धता रही है। तो पिछड़ों का जो आंदोलन था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, तो इसको लेकर के लोनिया समाज क्यों नहीं समझ पा रहा है कि वाकई में पिछड़ों का रिजर्वेशन जब मिला तभी हमारा कुछ उद्धार हुआ, नौकरियों में हम आ पाए, या नौकरियों में आप लोग दिखते उगते भी हैं नहीं? इसका एक कारण है, कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग और रिजर्वेशन या ये मंडल कमीशन पूरी तरह से लागू हो। चूँकि यादव समाज जो है पहले से लोनिया समाज की अपेक्षा, पिछड़ी जातियों में और समाजों की अपेक्षा मेहनती और पढ़ा लिखा मेहनतकश था, वह नौकरियों में ज़्यादा था। लोनिया की अपेक्षा, कहार की अपेक्षा, कुहार की अपेक्षा, लोहार की अपेक्षा। तो कुछ लोगों ने, जिनको ये पिछड़े वर्ग का आरक्षण या मंडल कमीशन पसंद नहीं था, या समाज में समरूपता आए, समाज में सबका विकास हुए पसंद नहीं था, उन लोगों ने बार बार ये चीज़ दिखाने की कोशिश की कि देखिए पिछड़े वर्ग का सारा लाभ तो यादव ले जा रहा है, आप नहीं पा रहे हैं। पिछड़े वर्ग का सारा लाभ तो यादव मास्टर हो रहा है, 100 में जो है कि 25-30 तो यादव हो गया मास्टर, आप नहीं पा रहे हैं। तो उनके खिलाफ ही मानसिकता उनकी भरने की कोशिश की गई, पैदा करने की कोशिश की गई। पिछड़ी जात के लोगों के, पिछड़ी जात का जो अगला तबका था, जिसने पिछड़ी जात की लड़ाई में आगे बढ़ के काम किया था, मेहनत से लड़ाई लड़ा था, संघर्ष किया था और नौकरियों में मेहनत के बल पर आगे आया था, उसी के खिलाफ इनके अंदर मानसिकता पैदा की गई। और ये चूँकि पढ़े लिखे समझदार नहीं थे, वो उस कुत्सित मानसिकता के शिकार हो गए। एक नेता नाम आता है चंद्रजीत यादव, आप उनके साथ भी ठीक ठाक परिचय रहा आपका। क्या मानते हैं कि चंद्रजीत यादव ने एक बड़ी लड़ाई लोगों की लड़ी थी, लेकिन उसे शायद लोग आगे नहीं बढ़ा पाए? ये बिल्कुल सही बात है आपका। चंद्रजीत यादव शुरुआत उन्होंने कम्युनिस्ट किया था, पहले साम्यवादी विधायक थे चंद्रजीत यादव, और उनकी प्रतिभा को देख करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी उस समय गरीबों के लिए तमाम राष्ट्रीयकरण और उद्योगों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, मतलब समाजवादी नीतियों को लागू करना शुरू किया था। तो उनको लगा कि चंद्रजीत यादव जैसे लोग, चंद्रजीत यादव को भी लगा कि समाजवाद के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ, तो वो साथ हो गए। और चंद्रजीत यादव ने बहुत कुछ काम जो है कांग्रेस में समाजवादी नीतियों को लागू कराने में चंद्रजीत यादव का बहुत बड़ा रोल रहा है। बाद में चंद्रजीत यादव कांग्रेस से भी निराश हुए, उन्होंने न्याय आंदोलन चलाया, सामाजिक न्याय आंदोलन, लेकिन वो जिनके भरोसे चलाना चाहते थे, अब उसको कहने में यहाँ थोड़ा विवाद हो जाएगा, तमाम पिछड़ी जात के बड़े नेता जो स्थापित हो चुके थे, उन लोगों ने ही केवल ईर्षा और डाह द्वेष के नाते चंद्रजीत यादव का साथ नहीं दिया, जिसमें मैं अब नाम नहीं लूँगा। आपसे उस समय पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह भी थे। अगर चंद्रजीत यादव के हाथ में कमान रही होती तो चंद्रजीत यादव सामाजिक न्याय आंदोलन की लड़ाई को निश्चित आगे बढ़ाए होते। आज निजीकरण को लेकर के बड़ी बात हो रही है, ट्रेनों का रिजर्वेशन और ट्रेनों का निजीकरण हो रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, कट ऑफ जनरल का बहुत नीचे चला जाता है, ओबीसी एससी का कट ऑफ ऊपर चला जा रहा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में हालात बदतर हो रहे हैं। आप तब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, आज क्या हालात है, कैसे देख रहे हैं? मैं सिर्फ इसको इस तरह से देख रहा हूँ, पिछड़े वर्ग ने तथाकथित जो कुछ उन्नत करके आगे गया है, उसका कटाव जो है अगर अगड़े वर्ग से ज़्यादा जा रहा है तो उसकी मेहनत और उसकी काबिलियत उसके परिश्रम पर है। तो वर्तमान निजीकरण और कुछ नहीं है, केवल सरकारी नौकरियों में
सरकारी नौकरियों के भविष्य को ख़त्म कर देना है। सरकारी नौकरियां रहेंगी नहीं तो पिछड़ा वर्ग अपना कटाव बढ़ा करके पाएगा नौकरी कहाँ कहाँ जाएगा। सिर्फ मिलिट्री, आर्म फोर्स, ये पैरा मिलिट्री से पुलिस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और रेवेन्यू, इसके अलावा सारी चीज़ें ये प्राइवेट कर देंगे। जहां नौकरी की गुंजाइश है, ये पिछड़ा वर्ग का डायरेक्ट आरक्षण खत्म ना करके नौकरियों को ही खत्म कर दिया जाएगा। तो आरक्षण मांगे कहाँ से लोग, आरक्षण कहाँ मिलेगा कहाँ से? साजिश वो हो रही है। ये देश पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है और पूंजीपति साजिश में शरीक हैं। जब कांग्रेस ने 1890 के किसान अधिग्रहण जमीन कानून को बदल करके ये 4 गुना रेट पर, सर्किट रेट पर किसानों की ज़मीन का कानून बनाया, तभी से पूंजीपति इस देश का नाराज़ हो गया कि जब इतना पैसा हमें किसानों को देना पड़ेगा ज़मीन लेने के लिए, तो हम अपनी फैक्ट्रियाँ और उद्योग कहाँ स्थापित कर पाएंगे। उन लोगों ने साजिश करके, उसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, आप मीडिया के हैं बुरा लगेगा, तमाम मीडिया के लोगों को भी ऑर्गेनाइज करके तमाम तरह के आरोप लगा करके और पूंजीवादी साजिश के हथकंडे के तहत ये प्रचार करके भाजपा को उन लोगों ने सत्ता में लाने की कोशिश किया। और भाजपा आज पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली हो गई है, ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। तमाम विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के, लेक्चररों की जगहें खाली हैं, तमाम कॉलेजों में लगे जगहें खाली हैं। 5,000 10,000 पर लोग ला के पढ़ा रहे हैं और देश को विश्वगुरु आप बना रहे हैं। कैसे देश विश्वगुरु बनेगा? पढ़ेंगे ही नहीं तो देश विश्वगुरु कहाँ से बनेगा? ये साजिश सीधे सीधे है कि इन नौकरियों को और शिक्षा को भी पूंजीपतियों। राम मंदिर से देश विश्वगुरु नहीं बन पाएगा? राम मंदिर से देश विश्वगुरु नहीं बन पाएगा। राम मंदिर की लड़ाई कितने दिन से चल रही है? 400-500 साल से राम मंदिर नहीं है। कबीर कब पैदा हुए? तुलसी कब पैदा हुए? रविदास कब पैदा हुए? उनसे बड़ा संत कोई है जो विश्व को प्रभावित करने वाला हो? राम हमारी एक अच्छे उसके मर्यादा के प्रतीक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि राम का नाम लेकर धार्मिक शोषण करके और आप जो है पूंजीपतियों का काम कीजिए। सीधे सीधे पूंजीपतियों के पक्ष में सरकार काम कर रही है, सारी नीतियां। और ये जो आप देख रहे हैं किसान कानून जो बनाया जा रहा है, जिसको कहते थे कि ये कांग्रेस की विफलता का जीता जागता नमूना है ये मनरेगा, आज उसी मनरेगा ने इस बुरे दिन में इनको अपनी पीठ ठोकने का मौका दिया। उसी मनरेगा के तहत गांव में लोगों को काम दिया, जिसको कहते थे विफलता का प्रतीक है। कृषि कानून जो बना रहे हैं, जब कृषि में एमएसपी का आप कानून नहीं, तीन अध्यादेश आपने दिया, 3 कानून बनाया, एक चौथा भी एक लाइन बना देते कि एमएसपी भी कायम रहेगा, एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी। इसको बनाने में आपको क्या परेशानी है? अगर आप चाहते हैं नहीं एमएसपी रहेगी तो उसको कानून बना देते आप। धीरे धीरे आप वहीं जहाँ सरकारी मंडी है वहीं बगल में प्राइवेट की मंडी करेंगे। पहले प्राइवेट वाले 2-4-10 रुपये ज़्यादा दे करके खरीदना शुरू करेंगे, सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी और बाद में किसान जो है पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा और एमएसपी से कम पर भी खरीदेंगे। तो क्या करेंगे आप? कोई कानून तो है नहीं कि उनको आप दंडित कर सकें। ये कानून बनाने में आपको क्या परेशानी है? और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पूंजीपतियों के सहारे खेती को चलाने की कोशिश की जा रही है, ये साजिश इसकी है कि जब सरकार गल्ला खरीदेगी ही नहीं, पूंजीपति गल्ला खरीदेंगे, जो खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है, जो आज हर महीने जो है 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल गरीबों को 66% लोगों को मिल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। गरीब अभी समझ नहीं रहा है, वो धार्मिक उन्माद में है। लोनिया समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? लोनिया समाज का मुख्य व्यवसाय खेती, मजदूरी और मिट्टी का काम। मिट्टी का जो काम प्रजापति करता था वही? नहीं, प्रजापति तो मिट्टी से कुछ सामान बना करके बेचता था। ये केवल खेती करना, मेड़ बांधना और मजदूरी करना, सिर्फ यही काम था इसका, और कुछ नहीं था। आज भी शिक्षा में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हमारा समाज है। आज भी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है हमारे समाज की, और ये जान ही नहीं पाता कि ये समाजवाद क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति पहले क्या थी, आज क्या है, उसके बारे में कुछ नहीं है। उसे केवल वही जो बता दिया मैंने आपको, धार्मिक उन्माद, देश और धर्म का नशा जो है। देश जहाँ था 1000 साल पहले, देश वहीं है। तो क्या मानते हैं कि लोनिया को चौहान बना के घुमाया जाता है और उनका शोषण किया जा रहा है और उनको भागीदारी नहीं दी जाती? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं इसको ये कह सकता हूँ, उनको भागीदारी नहीं दी जा सकती, या उतने दी जा सकती है जितने में कहने को मिले। हमने देखे आपके भी बिरादरी के एक आदमी को बना दिया है। आज सिर्फ भाजपा का है 100% चौहान। सवर्ण जातियाँ, बनिया जातियाँ
या लाला या मौर्य जो कहे जाते हैं भाजपा के वोटर हैं, उनमें से 1-2% तो नहीं होंगे, लेकिन 99.9% चौहान भाजपा का वोटर है। लेकिन एक विधायक है, एक विधायक था, उसको गवर्नर बना करके उम्र हो गई, उनको वहाँ भेज दिए। बाकी न कोई कहीं दिखाई पड़ता है एमएलसी, न कोई राज्यसभा, और न कहीं किसी और की पाने की उम्मीद है। अच्छा बताइए, आप हाईली क्वालिफाइड थे और 1972 में बीएचयू में पढ़े लिखे, हाँ 72 में बीएचयू में पढ़े लिखे, और कांग्रेस में भी जुड़े रहे। लंबे समय तक आपने काम किया, न विधायक बन पाए, न एमएलसी बन पाए। न विधायक एमएलसी ही नहीं बन पाना है, जब आदमी सत्ता की मुख्यधारा में होगा तो अपने समाज की बात रखेगा, अपने समाज का विकास करेगा, अपने समाज के लिए नीतियाँ निर्धारित करेगा। तो क्या मतलब कांग्रेस ने भी आपको अनसुना कर दिया क्या एकदम से? देखिए, कांग्रेस ने, मैं जब कांग्रेस में जब तक था उस समय मैं युवा था, पहले सीनियर लोगों की ज़्यादा पूछ होती थी। मैं 89 में यहाँ से कांग्रेस हटी है उत्तर प्रदेश से, और 89 में मेरी ज़्यादा से ज़्यादा सन 52 की मेरी पैदाइश से 35-36 साल का था। जब मुझे कुछ पाने की बात आई, कांग्रेस ही ख़त्म हो गई। ये ज़रूर है कि हमसे पहले और किसी समाज के, लोनिया समाज के, चौहान समाज के किसी आदमी को उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में ज़रूर एक योगेश्वर प्रसाद योगेश थे, उनको एमएलए बनाया गया था और मिनिस्टर थे, एमपी भी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में मेरे से पहले किसी चौहान को नहीं बनाया गया था किसी भी पद पर, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, मंत्री, ये कुछ नहीं। मैं था, और मैं जब तक था, सन 82 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, 78 में छात्र संगठन का अध्यक्ष था। जिस लायक था मुझे बनाया गया, लेकिन एमएलए, एमएलसी बनने की जब तक बात आई तब तक कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। तो मैं कैसे कांग्रेस को दोष दूं और किसको दोष दूं? अच्छा ये बताइए कि पूरे देश में कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, सबका साथ सबका विकास है, बड़ा ध्यान देते हैं। तो अब क्या क्या ध्यान वहाँ नहीं रखा जा रहा है क्या? मेरी बात सुनिए, सबका साथ सबका विकास, जीडीपी 23% -23% पर चली गई। देश का सकल घरेलू उत्पादन इतना घट गया, और देश के 15-20 पूंजीपति की दौलत जो है वो आज दुनिया के अमीरों में शामिल हो रहे हैं। सबका विकास सबका साथ हो रहा है। अरे भाई, जो पढ़े लिखे हैं उनकी तो नहीं आंख फूटी है, उनको तो लगना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, और 20-25, 30-40 घराने ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दिन रात दूनी बढ़ती जा रही है। वो भी इसी देश में है, इस देश का गरीब भी इसी देश में है। क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास हो रहा है? किसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बेहतर हुई? तमाम करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं इनके डिमोनेटाइजेशन से। नोट की बंदीकरण जब से इन्होंने नोटों का किया है, बड़ी नोटों का, नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के आज तक कितनी बड़ी बेरोजगारी फैली है। चूंकि आज कोविड है, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। जिस दिन कोविड खत्म होगा तब तक ये देश और धर्म का नशा का उन्माद फैला करके, नकली उन्माद फैला करके रोक नहीं पाएंगे। सड़कों पर हुजूम चला आएगा नौकरी के लिए। यही नौजवान खुद करके इनको वोट दिया था, और यही नौजवान आज नौकरी के लिए तरस रहा है। 4-4, 5-5 साल, 3-3, 4-4 साल हो गए। कितने लड़कों की स्कॉलरशिप, एडमिशन की फीस वापस हो रही मुझे बताइए? कितने पिछड़े वर्ग के लोगों को आई है, वापस हुई है? कितना पैसा उनको मिल रहा है? धीरे धीरे पूंजीवाद की अपनी स्वयं की एक कमी होती है कि वह अपनी व्यवस्था के तहत ही अपने खिलाफ विद्रोह पैदा कर देता है। जिन पूंजीवादी देशों में क्रांतियां हुई हैं, वो उन्हीं पूंजीवाद के अंदर से ही, उसके अंतर कलह से ही व्यवस्था ऐसी पैदा हो जाती है जो उसके खिलाफ पैदा होती है। लालजी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए, आप एक वैचारिक इंटरव्यू देख रहे हैं, और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हाशिए का समाज होता है लोनिया, तो क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है, उसे नौकरी करने का अधिकार नहीं है, उसे भागीदारी का अधिकार नहीं है, और वह समाज की मुख्यधारा में चल नहीं सकता है क्या? आपका कहना था लालजी जी का कि काशीराम ने लोगों की भागीदारी के बारे में सोचा और लोगों को भागीदारी देने की कोशिश की। बाकी राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में आती रहीं, जाती रहीं, मुख्यमंत्री बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि लोनिया समाज को भी विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। एक और बात है कि चौहान बनकर के तमाम लोनिया समाज के लोग घूमते हैं और तमाम आंदोलनों में भी शामिल होते हैं, लेकिन अपने विकास की बात नहीं करते, अपना सच नहीं बताना चाहते, और यह भी नहीं बताना चाहते कि वाकई में वह किस तरीके से विकास की मुख्यधारा में शामिल होंगे।
पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पर प्रतिनिधित्व जीरो है, जो सरकार है वहाँ पर भागीदारी नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, ये सब बातें भी होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपने विकास के बारे में अगर लुनिया समाज नहीं चेतेगा, केवल चौहान बन करके घूमेगा, तो इसका जो एक कहा जा सकता है परिणाम है वह उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन नदीम के साथ जौनपुर से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।